नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चाणक्य के इस YouTube चैनल पर। आप सभी को पता है कि हमने जो चंडीगढ़ पीआरटी के अंदर जनरल साइंस का जो सेक्शन रहता है उसके लिए एक सीरीज शुरू की हुई है, जिसके अंदर हम दिन प्रतिदिन हमारे जो भी एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। आज उसी की हमारी क्लास रहेगी। आप सभी को मैंने पहले भी बताया था कि यदि आप इस वीडियो सीरीज़ को देख रहे हैं तो आपको मेरी एडवाइस रहेगी कि आप इसको शुरू से देखें। आप सभी को बताया था मैंने कि चंडीगढ़ पीआरटी के अंदर जो जनरल साइंस है आपकी, इसी की वेटेज है आपके 15 क्वेश्चंस। हमारी कोशिश यही रहेगी कि ये जो 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं कि इनको क्वेश्चंस के थ्रू, वन लाइनर्स के थ्रू या एमसीक्यूज के थ्रू कैसे टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करते हुए चले, जिससे आपको चीज़ें जो है वो क्लियर होती चली जाए। अब आप सभी को मैं बता दूं कि जो मैं क्लास इसके अंदर कराऊंगा उसके अंदर सिर्फ हम क्वेश्चन ही नहीं देखेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ इसके पीछे की जो जनरल नॉलेज है या फिर जनरल साइंस जो होगी उसको भी हम कवर करते चले। क्योंकि आप सभी को मैंने बताया है कि क्वेश्चंस कवर करने से आपका टॉपिक कवर नहीं होगा, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक यहाँ पे आएगा, उससे रिलेटेड जो मैंने क्वेश्चन डाल रखा होगा, मैं उसके पीछे की जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो भी यहाँ पे साथ साथ कवर करता चलूँगा। तो आप सभी यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको मेरी एडवाइस रहेगी कि आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलें। ऐसा ना करें कि बस सीधा उठाया, क्वेश्चन आंसर की तरह वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख लिया, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। जो जो टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उन्हीं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने की मैं इसमें पूरी कोशिश करूँगा। और ये जो सीरीज़ रहेगी, आप ये मान के चलो कि जब आप इसके एंड तक पहुँचोगे तो आपकी जो जनरल साइंस है उसकी एक लेवल तक नॉलेज जो होगी वो आपकी इम्प्रूव हो चुकी हो। तो इसी के साथ आज का जो सेशन है हमारा उसे हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज इज कॉल्ड। यानी कि ऐसा कौन सा बल है जो दो डिफरेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में पाया जाता है। तो उसका जो सही आंसर होता है वो है एडहेसिव फोर्स। क्या है? एडहेसिव फोर्स। एक एडहेसिव फोर्स होती है, एक कोहेसिव फोर्स होती है। अब एडहेसिव फोर्स के अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है, याद कैसे रहे कि एडहेसिव फोर्स क्या है। एडहेसिव का मतलब होता है चिपकना। जैसे कि आपने यदि कोई फेविकॉल की या फिर गम की कभी शीशी उठाना तो उस पर क्या लिखा रहता है? उस पर लिखा रहता है एडहेसिव लिक्विड या फिर एडहेसिव ग्लू स्टिक, ऐसा करके उसके ऊपर लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि वो चिपकाने के काम आती है। तो आप यहाँ से भी समझ सकते हो कि दो पार्टिकल्स जो अलग अलग सब्सटेंस के हैं उनके बीच में यदि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो उसको क्या माना जाएगा? तो उसको माना जाएगा कि उन दोनों के बीच वो जो फोर्स है वो कैसी है? वो है एडहेसिव फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एडहेसिव फोर्स। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन्स इन अ गुड कंडक्टर आर। तो इसका सही आंसर होगा क्या? वो है लूजली बाउंड। अब कहोगे इससे कैसे पता चलेगा? ठीक है, आप सभी को पता है कि एक फिनोमेना होता है जिसको हम विद्युत बोलते हैं, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी बोल लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट बोल लीजिए। ठीक है, ये किस लिए संभव हो पाता है? ये संभव होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके मूवमेंट की वजह से संभव हो पाता है। अब जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज्यादा क्या? उतनी ज्यादा उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे बात किसकी आई है? बात आई है कंडक्टर की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको शायद बेसिक आइडिया तो कंडक्टर का होगा, नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। जनरली हम क्या बोलते हैं किसी भी चीज को? एक होते हैं कंडक्टर। क्या होते हैं? कंडक्टर। बस वाला कंडक्टर नहीं, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि फिजिक्स के अंदर कंडक्टर उसको मानते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट करें, अपने अंदर से बिजली को, विद्युत को आराम से पास होने दें, बढ़िया से पास होती है। सबसे अच्छी किसके अंदर से पास होती है? इलेक्ट्रिसिटी। तो उसका आंसर भी क्या होगा? कंडक्टर्स। कुछ और इसके अंदर हम इन डिटेल जाएंगे तो कंडक्टर्स की भी श्रेणी बांट रखी है। एक सुपर कंडक्टर भी होता है,
जिसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं होती, बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं होती, जीरो रेजिस्टेंस होती है, उसकी वजह से कंडक्टेंस बढ़ जाती है। वो आपका बहुत ज़्यादा इन डिटेल हो जाएगा, उसकी आपको बहुत जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए, एक होते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जिनके अंदर से विद्युत प्रवाह कर सकती है। अगले क्या होते हैं, एक होते हैं आपके इंसुलेटर्स। क्या होते हैं, इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर्स किन्हें कहा जाता है, इंसुलेटर्स उन्हें कहा जाता है जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं होती, सीधी सी बात। अब सीधे सीधे इनके बिल्कुल बेसिक से एग्जांपल होते हैं। कंडक्टर का एग्जांपल कुछ भी है, आपकी कॉपर वायर है ना, आयरन की रॉड है। मेटल्स जो होते हैं जनरली कंडक्टर होते हैं, आपने सुना भी होगा। इसलिए केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे कि बेस्ट कंडक्टर मेटल्स के अंदर किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है सिल्वर को, Ag जिसका सिंबल होता है। इसी के साथ जब बात आती है इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स क्या क्या होते हैं, आपकी वुड हो गई, लकड़ी हो गई, है ना, प्लास्टिक की चेयर हो गई, कुर्सी हो गई, ये सब क्या है, ये सब हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर बोल लो क्या, या फिर इंसुलेटर्स बोल लो। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अच्छे कंडक्टर में, वो कैसे होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं। लूजली बाउंड क्यों होते हैं, जिससे उनका जो फ्लो है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उनका फ्लो बढ़ सके। और आपको मैंने ये बात बताई कि इलेक्ट्रिसिटी किस चीज की वजह से संभव हो पाती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगला है 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने आप सभी को बताया था कि जो मात्रक यानी कि जो यूनिट्स होती हैं, इनको लेके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलता है। यूनिट्स, मात्रक, कई बार पूछ लेता है एक माइल के अंदर कितने किलोमीटर होते हैं या मीटर होते हैं, एक नॉटिकल माइल के अंदर कितने होते हैं। ऐसे ही बैरल का क्वेश्चन आया हुआ है, एक बैरल के अंदर कितने लीटर होते हैं, तो एक बैरल के अंदर होते हैं आपके 159 लीटर्स। एक बैरल के अंदर कितने, एक बैरल ऑयल जो होता है इसके अंदर कितने होते हैं, 159 लीटर्स होते हैं। ठीक है बात। अगला है इफ ए बार मैग्नेट इज कट लेंथ वाइज इनटू 3 पार्ट्स व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ पोल्स। ये देखो, आप सभी को पता है कि ये मान लीजिए एक बार मैग्नेट है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ठीक है बात। हर मैग्नेट के अंदर कितने होते हैं, 2 पोल होते हैं। अब देखो, आप चाहे इसको कैसे भी तोड़ लो, कैसे भी काट लो, चाहे आप इसे ऐसे काट लो, ऐसे 3 हिस्से कर लो, या फिर ऐसे 3 हिस्से कर लो। जैसे ही आप इसको काटोगे, मान लो ये हमने ऐसे क्या किया, इसने कहा लेंथ वाइज काट दिया, इसको ऐसे ऐसे रहेगी ये, ठीक है, ऐसे ऐसे हिस्सों में काट दिया इसे, पतले पतले। ठीक, तो इसके अंदर अभी भी क्या होगा, इसके अंदर भी पोल तो सेम ही रहेंगे भैया, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ। तो इसके अंदर अब टोटल नंबर ऑफ पोल कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ पोल हो गए 6 पोल्स। ठीक, सेम केस यदि ये दूसरी जगह भी करता, क्या करता, इसको बोलता कि हमने ऐसे काट दिया, इसको हॉरिजॉन्टली काट लिया, तो क्या होता, तो भी भाई यही होता। ब्रेड्थ वाइज काटते तो भी यही होता, सेम केस, और वहां पे भी कितने होते, 6 पोल होते। जानने वाली बात क्या है, ये है कि जो मैग्नेट होती है, इसको आप तोड़ लो, काट लो, कुछ भी कर लो, पोल इसके अंदर हमेशा 2 रहते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसके अंदर सिर्फ एक पोल बच जाए। यदि मैग्नेट को आपने तोड़ दिया, नॉर्थ पोल वाला जो हिस्सा उसको तोड़ दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब उसमें नॉर्थ पोल रह गया, उधर उसके दूसरी तरफ जिधर से वो टूटी उधर साउथ बन जाएगा। मान लो ये देखो, आपकी ये एक बड़ी मैग्नेट थी, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी 2 पोल है, एक ये नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। इसको आपने बीच से काट दिया, क्या किया, बीच से काट दिया, यहां से ऐसे। जब बीच से काट दिया तो ये कितनी बच गई, एक ये इतनी मैग्नेट बच गई, एक इतनी बच गई। अब इसके अंदर भी क्या होगा, इसके अंदर भी सेम केस, इधर नॉर्थ बन जाएगा, इधर साउथ, इधर नॉर्थ बन जाएगा, इधर साउथ, बस अपने आप बन जाएंगे वो टूटने के बाद। ठीक है। अगला है इफ द बॉडी इज होलो देन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज। यानी कि बॉडी यदि होलो है, होलो का मतलब क्या होता है, होलो का मतलब होता है कि वो खोखली है। क्या है, यदि किसी चीज की बॉडी जो है वो खोखली है, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहां पे लाई करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे लाई करेगा। ऐसे एक क्वेश्चन होता है सेंटर ऑफ मास का, वो आपको इतना इन डिटेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका सही आंसर क्या है, आउटसाइड द मटेरियल। क्या है, आउटसाइड द मटेरियल। यानी कि जो होलो बॉडीज होती हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर लाई करता है, वो करता है आउटसाइड किस चीज के, उस मटेरियल।
अगला है, इफ द टेम्परेचर इनसाइड द रूम इज इंक्रीज्ड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट जाएगी। अब कहोगे क्यों घटेगी, चलो समझ लेते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, किसी चीज के सापेक्ष में, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स जो हैं, अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी इन एयर, या फिर वाटर वेपर्स कह लीजिए। और नीचे क्या आएगा, इसके नीचे यहां पे आएगा अमाउंट ऑफ वाटर या फिर ह्यूमिडिटी, कैपेसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल, यानी कि जो हवा का मॉलिक्यूल है उसकी कैपेसिटी कितनी होगी। अब देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस समझा रहा हूँ। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, इसकी जो एयर मॉलिक्यूल है इसकी वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब सीधी सी बात है कि ये देखो, नीचे वाली चीज़ बढ़ रही है तो क्या होगा, ऊपर वाली जो चीज़ है ये क्या होगी, अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी क्या होगी, ये घट जाएगी। सीधी सी बात है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे क्या असर पड़ेगा यदि टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, अमाउंट ऑफ वाटर कैपेसिटी जो एयर का मॉलिक्यूल होल्ड कर सकता है। यदि ये बढ़ेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो ह्यूमिडिटी है, इसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो घटेगी। सीधी सी बात है। आपको मैंने बता रखा है ना, ये देखो, यदि A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B हो और यदि B बढ़ रहा है तो क्या होगा, A को घटना होगा। सीधे जो प्रोपोर्शनैलिटी के नियम होते हैं उनके हिसाब से, बिल्कुल इजी सा सवाल, ठीक है। यदि आपको कहीं पे भी कोई डाउट रहता है तो आप बीच में पूछ भी लेना। अगला है, इन समर द मिराजेस आर सीन ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसका आंसर है TIR। TIR का मतलब क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी का ही एक उदाहरण होता है, क्या, इसी का उदाहरण होता है शाइनिंग ऑफ डायमंड्स। हीरो का चमकना किस चीज की वजह से होता है, वो भी होता है आपका किसका, TIR की वजह से। एक इसके अलावा और क्वेश्चन बनता है, एक बनता है लूमिंग का, कि लूमिंग किस चीज की वजह से दिखाई देती है, वो भी दिखाई देती है किस चीज की वजह से, TIR की वजह से। और इसी के साथ साथ मिराज हो गया, ये हो गया, ये सब चीजें किस चीज की वजह से दिखाई देती हैं, TIR की वजह से दिखाई देती हैं। TIR में कुछ नहीं होता, TIR के अंदर जो लाइट होती है वो क्या करती है, उसके लिए दो कंडीशन होती हैं। सबसे पहली कि उसको डेंसर टू रेयरर मीडियम जाना होगा, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। ये दो कंडीशन होती है। बेसिकली कुछ नहीं होता, मान लीजिए कि एक ऐसे मीडियम है, यहां से ऐसे लाइट रे आई और इसी के अंदर रिफ्लेक्ट हो गई, इसी को हमने कि माध्यम के अंदर जहां से लाइट जा रही थी उसी के अंदर दोबारा से रिफ्लेक्ट हो गई, उसी को TIR बोला जाता है। एक और क्वेश्चन जो पेपर के अंदर पूछा हुआ है वो है ऑप्टिकल फाइबर्स का, कि ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसमिशन के लिए। तो उसका आंसर भी क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से क्या होता है आपका, ये जो ऑप्टिकल फाइबर है उसको यूज किया जाता है ट्रांसमिशन के लिए। आपके घर में जो आज इंटरनेट आ रहा है उस सब के अंदर भी क्या इस्तेमाल होता है, उसके अंदर भी ऑप्टिकल फाइबर्स का इस्तेमाल होता है, और उसके अंदर भी क्या यूज हो रहा है, उसके अंदर भी TIR यूज हो रहा है। TIR का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि उसके अंदर एनर्जी लॉस मिनिमम होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, इन द विजिबल स्पेक्ट्रम विच कलर हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो सीधा सा आंसर है इसका रेड, क्या है, लाल रंग। अब देखो क्या था कि पहले न्यूटन भाई साहब जो थे उन्होंने लिया एक प्रिज्म और प्रिज्म के ऊपर डाली लाइट। ये कौन सी थी, कलर से कंफ्यूज मत होना, इसी लाइट को क्या बोला गया था, इसी को बोला गया था व्हाइट लाइट, यानी कि श्वेत प्रकाश। इसको डाला गया। अब जब इसको डाला गया तो यहाँ पे क्या हुआ, ये अपने 7 अलग अलग जो कंपोनेंट कलर थे ना उनके अंदर बट गए। अब ये जब 7 अलग अलग रंगों में बटी तो यहाँ पे क्या निकल के आए, आपके 7 अलग अलग रंग निकल के आए, ठीक है। अब ये जो 7 रंग थे इनको हमने अलग से लिख लिया। लिखने का तरीका क्या था, विबग्योर, क्या था, विबग्योर, ठीक।
वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है, क्या होती है? वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब होता है तरंग दैर्घ्य, हिंदी में बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। ये किसका होता है? ये होता है आपके रेड का। और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, लेकिन इनके अंदर रेड की जो फ्रीक्वेंसी होती है, क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। ये क्या होती है? ये सबसे कम होती है। और सबसे ज्यादा किसकी होती है आवृत्ति? वो होती है वॉयलेट की। और सबसे कम वेवलेंथ इसके अंदर किसकी होती है? वो होती है किसकी? वॉयलेट की। अब इसके अंदर यही सवाल लेके कि रेड कलर जो है ये भी आता है कि ये सबसे कम क्या होता है? डेविएट्स द लीस्ट, मतलब कि ये अपने मार्ग से सबसे कम विचलित होता है। इसीलिए रेड कलर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इसीलिए रेड कलर का इस्तेमाल, क्योंकि एक तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, यदि वेवलेंथ ज्यादा है तो ये ज्यादा दूर तक जा सकता है। इसी चीज की वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है किसमें? रेड सिग्नल्स बनाए जाते हैं। किस चीज के? वो होते हैं डेंजर सिग्नल्स। देखे ना आपने, डेंजर सिग्नल्स जितने भी होते हैं। इसके अलावा आपकी क्या? इसके अलावा आपकी जो ट्रैफिक की क्या होती है? ट्रैफिक के अंदर रेड लाइट देखी होगी आपने, ट्रैफिक की रेड लाइट, ठीक, इसी चीज की वजह से। समझ गए? अगला है इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल्स फास्टर। तो सही आंसर होगा इसका सॉलिड। फास्टेस्ट किसके अंदर ट्रेवल करता है? सॉलिड के अंदर। सॉलिड में भी सबसे तेज आ जाए तो किसके अंदर करता है? वो करता है डायमंड के अंदर, ठीक, क्योंकि डायमंड हार्डेस्ट होता है। इसीलिए देखो, लाइट और साउंड को लेकर अलग अलग कंफ्यूजन लगी रहती है दिमाग में। सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि जो लाइट है ये वैक्यूम के अंदर ट्रेवल कर सकती है। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निर्वात। वैक्यूम के अंदर लाइट तो ट्रेवल कर सकती है, लेकिन जो साउंड होता है ये ट्रेवल नहीं कर सकता। साउंड जो होता है ये ट्रेवल नहीं कर सकता वहां पे, ठीक है। अब यहां पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है, और वो है ये कि साउंड जो है ये सबसे तेज जिस चीज में ट्रेवल करता है वो कौन सी है? वो है सॉलिड, यानी कि कठोर में, ठोस में। सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर गैस, ठीक। लाइट में बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है। तो इसीलिए यदि ये आ जाए कि साउंड जो है सबसे तेज किस माध्यम में चलता होगा, तो वो किस में चलता होगा? वो चलता होगा सॉलिड में। और एक इसी के साथ साथ एक प्रश्न जो बनता है वो है कि साउंड किस प्रकार की वेव है? तो ये है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अगला है इंसेक्ट्स कैन मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर विदाउट सिंकिंग ड्यू टू, और उसका आंसर है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। क्या है? सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। याद करो, एक और इसी जैसा क्वेश्चन कराया था कि जो नीडल होती है, क्या होती है? नीडल यानी कि सुई। यदि आप सुई को वाटर का जो सरफेस होता है, पानी की जो सतह होती है, उसके ऊपर एकदम प्यार से आराम से रख दो तो वो तैरने लगती है। वो किस चीज की वजह से हो पाता है? वो इसलिए हो पाता है क्योंकि वो पानी का एक फिनोमेना होता है जिसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। उस चीज की वजह से वो उसके ऊपर टिक पाती है। और ये जो आपके कीड़े मकोड़े या फिर छोटे जीव जंतु जो होते हैं, ये भी उसके ऊपर टिक पाते हैं। किस चीज की वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। पानी की एक प्रॉपर्टी है। अगला है द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वर प्रपोज्ड बाय, तो वो कराए गए थे एम फैराडे के द्वारा। इसमें बिल्कुल आपको सीधा याद रखना है, जैसे ये बेसिक से सवाल आते हैं कि जैसे जो रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इनकी खोज किसने करी। अब इसके अंदर आप कुछ लॉजिक नहीं लगा सकते, कुछ जो फैक्ट बेस्ड है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। सेल थ्योरी किसने करी? सेल थ्योरी किसने दी? सेल की खोज किसने करी? हाइड्रोजन की खोज किसने करी? ये सब जो क्वेश्चन है खोज के, इन्वेंशन के, कब हुए, इसकी वेवलेंथ क्या होगी, ये सब थोड़े फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इनके अंदर आपको वो चीज याद ही रखनी पड़ेगी, रट्टा मारना ही पड़ेगा उस चीज का। तो इसीलिए साइंस के अंदर भी जो कुछ थोड़ा सा हिस्सा वो रखने वाला है, नहीं तो ज्यादातर समझने वाला जो है वो मैं आपको समझा ही देता हूं। चलो अगला है लाइट ट्रेवल्स इन ए, तो इसका आंसर होता है स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है ये स्ट्रेट लाइन में चलती है, और हमेशा याद रखना कि लाइट जो है वो हमेशा पॉसिबल किस रास्ते से जाती है? वो हमेशा जाती है
कि जिसमें उसको लीस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े। क्या करना पड़े? लीस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े। समझ गए? अगला है व्हाट इज यूज्ड एज अ कूलिंग एजेंट इन द वर्ल्ड्स कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी कि परमाणु संयंत्र जो होता है, इसके अंदर किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? कूलेंट के रूप में या फिर कूलिंग एजेंट के रूप में। कूलेंट भी लिखा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वाटर। क्या होगा? पानी। पानी का इस्तेमाल किया जाता है। यही सेम क्वेश्चन यदि आ जाए कि मॉडरेटर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाएगा? मॉडरेटर, तो उसमें आप लिखेंगे ना हैवी वाटर। क्या? हैवी वाटर। हैवी वाटर क्या होता है? D2O, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड। अब ये देखो, ये जो D2 है ये पानी का ही जो वाटर होता है। वाटर कैसे बना होता है? H2O। अब हाइड्रोजन जो होता है ना आपका, हाइड्रोजन, इसके होते हैं 3 आइसोटोप। एक क्या होता है? एक का नाम होता है क्या? प्रोटियम। एक का नाम होता है ड्यूटेरियम। एक का नाम होता है ट्रिटियम। जब आइसोटोप का क्वेश्चन आएगा तो उसमें इन डिटेल में बताऊंगा। अभी ऐसे ही कि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि D2O क्या होता है, तो वो होता है ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड, और इसको इस्तेमाल किया जाता है एज ए मॉडरेटर। एज ए कूलिंग एजेंट किस चीज को इस्तेमाल किया जाता है? वो किया जाता है पानी को। ठीक है जी, चलो अगला है द नेचर ऑफ साउंड वेव इज। वेरी इजी क्वेश्चन, अभी अभी आपको कराया, वो है लॉन्गिट्यूडनल। क्या है? लॉन्गिट्यूडनल। अब देखो एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि साउंड वेव का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल होता है। इसी के साथ साथ लाइट का पूछ लिया जाए या फिर EM वेव्स का पूछ लिया जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, तो उसका आपको ध्यान रखना है वो कैसा होता है? वो होता है ट्रांसवर्स। नेचर कैसा होता है? वो होता है ट्रांसवर्स। ठीक बात। अगला है 1 फर्मी यूनिट इज इक्वल टू। एक फर्मी यूनिट जो होती है वो कितने के बराबर होती है? तो होती है 10 की पावर -15 मीटर के। यूनिट है फर्मी एक नापने की, और ज्यादातर जो एटॉमिक लेवल पे चीजों को नापा जाता है वो उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है फर्मी का। फर्मी भी एक यूनिट है, जैसे नैनोमीटर हो गई, मिलीमीटर हो गई, सेंटीमीटर हो गई, किलोमीटर हो गई। ये सब क्या है? ये सब डिस्टेंस नापने की यूनिट है। ऐसे ही एक जो फर्मी यूनिट होती है ये कितने के बराबर होती है? 10 की पावर -15 मीटर के बराबर होती है। याद रखना। ठीक है जी, चलो अब इसी के साथ साथ आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर हम रखते हैं इतना ही। यदि आप सभी का कोई भी इस क्लास से रिलेटेड डाउट हो तो आप बेझिझक जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आज का जो हमारा सेशन है इसके अंदर हम रखते हैं इतना ही, और अब जब अगली क्लास होगी उसके अंदर हम सभी से मुलाकात करेंगे और नए क्वेश्चंस के साथ।